सारे अरमान पूरे कर लेना। अविनाश ने शर्मीली से मुस्कुराहट देते हुए कहा, 1 महीने की छुट्टी है अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह खुशनुमा और हल्का माहौल था। एक कमांडर के साथ यहाँ पर 2 अफसर और कुछ जवान तैनात थे। ढलते सूरज की हल्की रोशनी में सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा फैल गया। पेड़ों पर बैठे पंछियों का झुंड आसमान की तरफ उड़ गया। पहली गोली अविनाश के सीने को चीर गई। अरुण के सामने वो लाश बनकर गिर पड़ा। चेहरे पर अब तक वही शर्मीली मुस्कान थी। अरुण बैरक्स की तरफ भागा। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले सभी एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। ऐसे में भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। काले कपड़े पहने, भारी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। एक जगह खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। किसी का हाथ गायब था तो किसी का सिर फट गया था। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। उसने अपने साथी के हाथ से सैटेलाइट फोन पर एक बटन दबाया और अहंकार भरी आवाज में कहा, मुबारक हो जनाब, पहला मिशन कामयाब हो गया। उधर से जवाब सुनकर उसने ठहाके लगाते हुए कहा, उन्हें एक गोली तक चलाने का मौका नहीं दिया हमने, सब के सब पहले वार में ही खत्म। फोन काटकर उसने नफरत से मरे हुए सैनिकों की तरफ देखा। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे देश ने तुम जैसे कमजोर सैनिक बॉर्डर पर रख के हमारा काम आसान कर दिया। आज एक चौकी उड़ाई है, कल अगले पड़ाव को मिट्टी में मिला देंगे। तुम भारत वालों को शांति चाहिए ना, तो मौत से बेहतर शांति कहाँ मिलेगी। इस पूरे बॉर्डर की चौकियां एक एक करके उड़ा देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके पे हमारा परचम लहराएगा और ये खूबसूरत इलाका हमारे देश का हिस्सा बन जाएगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ सिर्फ 9 लाशें हैं। लंबे आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। 10वां सैनिक कहाँ गया? इस चौकी पर तो 10 लोग थे। ठीक से देखो, डरपोक कहीं अंदर छुपा तो नहीं बैठा। उसके साथी ने इनकार किया। सब जगह देख लिया जनाब, जिंदा या मुर्दा कोई और नहीं मिला। उनके सरदार दिखने वाले लंबे आदमी ने फिर से फोन मिलाया। एक सैनिक गायब है, भागने का तो सवाल ही नहीं। हमने मौका ही नहीं दिया। वो शुरू से यहाँ मौजूद नहीं था। आप कहें तो उसे ढूंढने आगे तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ से उसे सख्त आवाज में निर्देश मिला, इस वक्त आगे जाने में खतरा है। नहीं, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की मिट्टी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट आओ, उसे जंगल में खत्म करना। सरदार ने फोन बंद करके अपने आदमियों को कहा, ये लाशें उठा के रसोई घर में डाल दो और इस जगह को आग लगा दो। राख हो जाने दो बॉर्डर की पहली चौकी। इन्हें पड़ोसी देश की ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग के लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था। आखिर है कहां वो 10वां सैनिक? जंगल के रास्ते से घोड़ा गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे से ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगली चौकी के लिए निकला था। पहाड़ों के ऊपर बसी उनकी चौकी तक जाने की कोई सड़क या सीधा रास्ता नहीं था। पथरीली पहाड़ियों और कच्ची पगडंडियों के साथ घने जंगल से गुजरता हुआ सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही एक तरीका था आने जाने का, या फिर पैदल चलना होता। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहद शानदार लगती थी। पिछले 6 महीनों से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी, जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम का परिवार पहाड़ों के नीचे गांव में रहता था। उसके परदादा और उनसे पहले के परिवार के सदस्य ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचते थे और उसी कमाई से अपनी गुजर बसर करते थे।
बॉर्डर के नजदीक होने के कारण अक्सर सेना के जवान उनके गांव के आसपास नजर आते। विक्रम के पिता बचपन से वर्दी वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखने लगे। उन्हें बचपन में स्कूल की शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए ये सपना पूरा ना हो सका। पर अपने बेटे को उन्होंने शुरू से पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी सफल हो गई। तुझे अपने देश के सैनिकों की वर्दी में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही फौजी बन गया। इस वर्दी की इज्जत करना और अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखना। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीनों में उसने एक बार भी गन नहीं चलाई थी। एक असली फौजी होने का उसे कोई अनुभव ही नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बेहद घने जंगल से। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि उनकी टहनियों और पत्तों से सूरज की रोशनी पूरी तरह से कट गई थी। जंगल के ज्यादातर हिस्से की जमीन पर सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ती थी। सदियों पुराने पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि 4-5 आदमी उनके पीछे छुपे रह सकते थे। लेकिन इस जंगल से गुजरकर सरहद पार करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। फिर भी सरहद की रक्षा के नाम पर सेना की एक छोटी टुकड़ी को यहाँ रखा जाता था। लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें या तो किसी वजह से सजा दी गई हो या वो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था इस वक्त सभी बाहर बैठकर कप्तान अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेजर रवि अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर निहार रहे थे जब कप्तान अरुण गिटार पर एक प्यार भरे फिल्मी गीत की धुन बजा रहे थे। सूबेदार हनुमान सिंह ने चुटकी लेते हुए पूछा, सर जी, आप ये गाना अपने लिए बजा रहे हैं या मेजर साहब के लिए? अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबके लिए सूबेदार साहब। आपको भी भाभी जी की याद आई या नहीं? कर्नल राकेश हंसने लगे। हम लोग अब अपनी बीवियों को प्यार भरे गीतों से नहीं, फोन पर मिली उनकी डांट से याद करते हैं। मौज मस्ती के दिन तो तुम्हारे हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी मंगेतर विशाखा कभी तुमसे गुस्सा होती है या नहीं? अरुण ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक बार हुई थी सर, क्योंकि इतने महीनों से छुट्टी नहीं जा पाया। ठहाका लगाते हुए कर्नल राकेश ने कहा, वो तो प्यार वाली फटकार मिली होगी। हमारी उम्र तक आते आते इस डांट से सारा प्यार हवा हो जाता है। रह जाती है सिर्फ गुर्राती हुई श्रीमती जी, चाहे फोन पर हो या साक्षात। मेजर रवि ने कर्नल राकेश की ओर देखा। देश की सेना के इतने बड़े अफसर जो किसी दुश्मन से नहीं डरते, अपनी बीवी की एक आवाज में फौरन चुप हो जाते हैं। सूबेदार हनुमान सिंह ने सबको सूप देते हुए कहा, साहब जी, असली सरकार तो घर की होती है। देश की सत्ता हम अपने वोट से हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद घर पर हुकूमत तो परमानेंट बीवी की हो जाती है। उसे बदलना आसान नहीं होता। सबके हंसने की आवाजें चारों तरफ फैल गई। राइफलमैन अविनाश ने अरुण को दिलासा दिया, इनकी बात सुन के आप शादी का इरादा मत बदल देना सर। महीनों तक जब ड्यूटी करने के बाद बीवी का शर्माता मुस्कुराता चेहरा देखने को मिलता है तो लगता है जिंदगी में बाहर आ गई। मेजर रवि हंस पड़े। अविनाश के अंदर का शायर यहाँ फुर्सत से अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखता है। लंबी सांस लेते हुए अविनाश ने चारों तरफ देखा। और क्या करें सर, एक गलती के कारण यहाँ पोस्टिंग हो गई तो अपने अंदर के फौजी की जगह अंदर के शायर को ही काम पर लगा देते हैं। सबकी बातें सुनकर विक्रम ने पूछा, बाकी चौकियों में ऐसा नहीं होता क्या? वहाँ हमेशा लड़ाई चलती है? उसके भोलेपन पर सब हंस पड़े, सिवाय कर्नल राकेश के। सिपाही विक्रम, तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। फौजी होने का मतलब हर समय दुश्मनों से लड़ना नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रखना पड़ता है। उसके लिए रोज की एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और अभ्यास जरूरी होता है। यहाँ किसी तरह का ट्रेनिंग का सामान नहीं है। हमारे पास हथियार भी नाम के लिए है, क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। तुम सब किसी न किसी वजह से यहाँ आए हो और मैं इसलिए आया हूँ कि 6 महीने बाद मुझे रिटायर होना है।
सारी जिंदगी अपने देश के नाम करने के बाद आर्मी नहीं चाहती थी कि आखिरी पोस्टिंग में मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़े। लेकिन तुम्हारे आगे अभी जिंदगी की किताब के पन्ने खुलने बाकी हैं। जितना हो सके खुद को सख्त और इस लायक बनाओ कि कल अगर देश के लिए जान देनी भी पड़े तो उससे पहले दुश्मन के 10 आदमियों का खून बहाने की ताकत हो। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ थपथपाई। आगे से गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना। विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना वो अब कुछ कहना चाहता था, इसलिए सिर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था कि आज की शाम भी ऐसी ही बीत रही होगी। रास्ते में हुई तेज बारिश की वजह से उसे रुकना पड़ा था, वरना अब तक वो अपनी चौकी पर पहुंच गया होता। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, बस बादल, थोड़ी देर और, फिर तू भी आराम करना। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि किस तरह का दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब बादल के साथ वो चौकी के नजदीक पहुंचा तो आग की लपटों की लाल रोशनी से आसमान तमतमा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से विक्रम ने बादल को तेजी से दौड़ाया। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सभी टेंट और कमरे आग के लपेट में आ चुके थे। ऊंची ऊंची लपटों के बीच उसे कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। सब लोग कहाँ गए? धड़कते दिल के साथ उसने कदम आगे बढ़ाए। रसोई घर के करीब पहुंचते ही उसे एक अधजली तस्वीर जमीन पर नजर आई। ये तो रवि सर की मैडम और बेटे की तस्वीर है। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। जले हुए दरवाजे के अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंदर जलती हुई 9 लाशें थी। किसी के सिर्फ पैर बचे थे, किसी का एक हाथ। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। अनाज की बोरियां जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम की नजर लोहे के एक पलंग की तरफ गई। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। पलटकर विक्रम बाहर दौड़ाया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से उसका चेहरा पूरी तरह भीग गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इधर उधर देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसके दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और चिल्लाकर पूछा, क्यों क्यों तुमने दुश्मनों का रास्ता नहीं रोका? तुम तो हमारे देश के पहरेदार हो ना, फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए? जब उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी से टकरा गई तो अपनी मुट्ठियों से आंसू पोंछकर विक्रम उठ खड़ा हुआ। ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था। विक्रम उठकर उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां सैटेलाइट फोन था, लेकिन वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कि वो खुद घोड़े पर सवार होकर कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। नहीं, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। जिन लोगों ने मेरे साथियों की ये हालत की है उन्हें पकड़ना मेरा फर्ज ही नहीं, मकसद भी है। जरूर वो जंगल में छुपे होंगे और मुझे हर हाल में उन्हें ढूंढना है। विक्रम दौड़कर स्टोर की तरफ आया। आग की वजह से ज्यादातर हथियार पिघल गए थे। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। रसोई घर अब तक पूरी तरह से जल चुका था। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारे और कप्तान अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयानक सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। और बाकी सब जिनके लिए परिवार वाले पलके बिछाए बैठे थे। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी उसका अफसोस नहीं होता। लेकिन यहाँ इस वीराने में छुपकर आने वाले दुश्मन के हाथों उनका अंत होगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्रम का खून खौल उठा और वो फिर से चीखा, निहत्थे सैनिकों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी कहते हो? कायर हो तुम और तुम्हारा देश। हिम्मत होती तो सामने आकर लड़ते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। एक एक जान की कीमत तुम्हें देनी होगी अपने खून से।
अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। विक्रम की आंखों में लड़कपन की शरारत नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लकड़ी के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोलियां दागी थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। पिस्तौल तो उसने कभी पकड़कर भी नहीं देखी थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। बदला लेने के लिए जज्बा और गुस्से से उबलता हुआ खून उसे हिम्मत देने के लिए काफी था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ, तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं, बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े दो खाली बुलेट्स पर पड़ी। विक्रम सोच में पड़ गया। हमला करने वाले चौकी पर इतनी दूर से गोलियां नहीं चलाएंगे। लगता है यहाँ भी किसी पर फायरिंग हुई है। इसका मतलब दुश्मन के अलावा यहाँ कोई और भी है। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। कहीं ये सीक्रेट कमांडोज की फोर्स तो नहीं? अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था, जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का आदेश सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। अंधेरे के कारण हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। कुछ मिनट में विक्रम की आंखें इस अंधेरे की आदी हो गईं। 5 साल की उम्र से वो अपने पिता और दादा के साथ जंगल में शिकार पर जाता था। पेड़ पत्तों को पहचानना और हल्की आवाज को भी सुन लेना उसकी खासियत थी। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। आहट ना होने के बराबर थी, लेकिन विक्रम को यकीन था। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे पेड़ के 2 हिस्से जमीन पर गिर पड़े। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये 2 आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। लेकिन ये हैं कौन और इन्हें मारा किसने? अपने आप से सवाल करने के बाद जब वहां कोई नहीं दिखा, तो विक्रम ने झुककर एक लाश को पलटा। उसके चेहरे पर भी मिट्टी और घास चिपकी हुई थी। कहना बहुत मुश्किल था कि वो दुश्मन था या दोस्त। विक्रम सावधानी से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और बाहर आते ही उसके सामने बंदूक ताने एक और सिपाही खड़ा था। विक्रम ने बिना सोचे तेजी से अपनी छुरी उसकी तरफ घुमाई। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। उसके हरे और भूरे रंग की वर्दी अपने देश की सेना की एक यूनिफॉर्म थी। सिर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। अगर विक्रम ने उसकी आवाज ना सुनी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो विक्रम बोल पड़ा, मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ, गोली मत चलाना। लड़की ने सर से पांव तक उसे देखा। फौजी वर्दी देखकर उसने अगला सवाल किया, सर्विस नंबर, यूनिट का नाम, कौन सी चौकी? विक्रम ने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके कानों ने एक आहट सुनी। लड़की के पीछे पेड़ के पत्तों के बीच से एक बंदूक की नली धीरे से बाहर निकली। बिना कुछ सोचे वो लड़की पर कूद पड़ा और उसे पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क कर पेड़ के पीछे हो गया। उनके गिरने के 1 सेकंड बाद ही साइलेंसर लगी गन से निकली गोली पेड़ से टकरा गई।
बिजली की फुर्ती से लड़की ने खुद को छुड़ाया और विक्रम को धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा दिया। तभी दनादन 3 गोलियां उस जगह पर आ लगी जहां वो दोनों गिरे थे। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा, जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। अगर उसने धक्का ना दिया होता तो तीनों गोलियां विक्रम के अंदर होती। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। हवा में ही वो पत्थर गोली का निशाना बनकर चूर चूर हो गया। तभी एक और गोली लड़की की बंदूक से टकराई और उसके हाथ से छूटकर बंदूक दूर जा गिरी। उसने फौरन अपने बेल्ट से पिस्तौल निकाल ली। उसकी अगली गोली सही निशाने पर लगी और पेड़ से एक आदमी जमीन पर आ गिरा। उसकी गन विक्रम के बहुत नजदीक थी। झटके से विक्रम ने गन उठा ली। पेड़ की आड़ में छुपी लड़की ने विक्रम को गन देने का इशारा किया। एक पल के लिए विक्रम सोच में पड़ गया। लड़की की वर्दी जरूर अपने देश की थी, लेकिन पता नहीं वो कौन है। ऐसे में हथियार उसे थमा देना क्या सही रहता? लेकिन अगले ही पल विक्रम ने गन उसकी तरफ उछाल दी। चीते की तरह हवा में उछलकर लड़की ने गन पकड़ी और जमीन पर कलाबाजी खाते हुए सामने वाले पेड़ की तरफ बढ़ गई। उधर से लगातार आई गोलियां उसको छू भी नहीं पाई। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। 5 सेकंड के अंदर दूसरा आदमी भी ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। आपको चोट लगी है? विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। गोली छू कर निकल गई है, ज्यादा कुछ नहीं है। लड़की ने लापरवाही से कहा। 1 मिनट। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। इसमें फर्स्ट एड होगी। फर्स्ट एड मेरे पास भी है। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? लड़की ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। विक्रम कुछ कहता इससे पहले लड़की ने दांत पीस कर कहा, भागो, और वो खुद जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। किसी आहट का एहसास होते ही विक्रम भी फुर्ती से उसके पीछे दौड़ा। लड़की की तेजी देखकर वो फिर से दंग रह गया। ये लड़की सिपाही है या भूत? उसने मन ही मन सोचा। काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और कहा, ये जगह दुश्मन के रडार की पहुंच से बाहर है, यहाँ वो नहीं आ सकते। कुछ देर आराम करके फिर हम जंगल में वापस जाएंगे। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उतारकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। न उसके चेहरे पर कोई दर्द का निशान था, न आंखों में घबराहट। एक ट्यूब से दवा लगाकर उसने घाव पर पट्टी चिपका दी। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़े उसकी चोट की तरफ देख रहा था। लड़की ने गुस्से में पूछा, घूर क्या रहे हो? शर्म नहीं आती? तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह से देखना गलत था। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था, उसने नजर झुकाते हुए कहा। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से सिर उठाया। मेरा नाम सिपाही विक्रम चौहान है, और आपका? लड़की ने बिना देखे कहा, हम यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा मिशन क्या है, लेकिन जो भी है सावधानी से पूरा करो। देश के लिए मरने वाले सिपाही तो बहुत होते हैं, लेकिन देश के लिए जिंदा रहकर दुश्मन का सामना करना ज्यादा जरूरी है। विक्रम के मन में लड़की के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब उसे कोई शक नहीं रहा कि वो अपने देश की सेना का ही हिस्सा थी। विक्रम ने अपनी यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट के ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? विक्रम ने सिर हिलाया। सैटेलाइट फोन भी जल गया। खबर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। अगली चौकी तक जाने का समय नहीं था मेरे पास। मुझे लगा दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चला आया। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। हाथ में छुरी लेकर तुम दुश्मन से लड़ने आ गए? एक गन तक नहीं है तुम्हारे पास मुकाबला करने के लिए। सिर्फ इरादा नहीं, हथियार भी चाहिए होते हैं। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन उसने लड़की को सच सच बता दिया कि उसे गन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और पिस्तौल को उसने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। लड़की ने अपने माथे पर हाथ दे मारा। तुम यहाँ देश के दुश्मन से लड़ने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलाने भी नहीं आती? अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वह गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरह के बिस्किट मिशन पर जाने वाले फौजियों के लिए बनाए जाते हैं। एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। खाने के बाद विक्रम ने कहा,
सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं पहरा देता हूँ। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है। लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन है वो लोग जिसको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जब वो लोग जंगल में शिकार पर निकलते थे तो महीनों तक वापस नहीं आते थे। ऐसे में बीमार पड़ने या चोट लगने पर किसी दवा या डॉक्टर का सहारा मिलना मुश्किल था। विक्रम के दादा जड़ी बूटियों के बारे में सब कुछ जानते थे। साथ ही वो योग के कुछ ऐसे आसन करते थे जिनमें सांस लेने की प्रक्रिया से शरीर की चोट या बीमारी को कम किया जा सकता है। इन देसी तरीकों से विक्रम भी अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई। लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसकी चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर तालाब के किनारे गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, शर्ट ऊपर कीजिए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बिना डरे पूछा, अगर मैं डॉक्टर होता तो भी आप गुस्सा करती? कुछ देर के लिए मुझे डॉक्टर समझ लीजिए। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पत्तियों का रस घाव पर टपका दिया। अब चाहे तो पट्टी लगा सकती हैं, लेकिन नहीं भी लगाई तो थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाएगा। ये सब तुमने कहां से सीखा? इस बार लड़की की आवाज थोड़ी नरम थी। मैं गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ हर समय डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए अपने तरीकों से ही इलाज करना पड़ता है। विक्रम ने सरलता से जवाब दिया। 10 मिनट में घाव से खून रिसना बंद हो गया। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग के बिंदु नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में गन ले ली। फिर उसने विक्रम से पूछा, अब तुम्हें क्या करना है? विक्रम ने फौरन जवाब दिया, मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, लड़की ने कहा, बस खुद को जिंदा रखना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखा। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता इससे पहले ही लड़की बिजली की तेजी से मुड़ी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक सरसराती हुई गोली विक्रम के सिर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी। पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। विक्रम ने लड़की को इशारा किया कि वो दाईं तरफ से आगे बढ़ेगा और उसे बाईं तरफ से जाने को कहा। उसकी बात समझकर लड़की बिना आवाज किए अपने बाईं ओर खिसकने लगी। जब दोनों में काफी फासला हो गया तो विक्रम ने एक पत्थर उठाकर सामने की तरफ उछाल दिया। तभी पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज आई, लगता है गोलियां खत्म हो गई, अपनी हार मान लो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दें। विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। पत्तों के बीच छुपता हुआ वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। अब तक वो घास पत्तों वाली वर्दी को पहचानना सीख गया था।
पेड़ के नीचे पोजीशन लेकर खड़े आदमी को देखते ही वो उस पर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। खून का तेज फवारा उसके कपड़ों पर भी अपना निशान बना गया। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैर पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को रुमाल में लपेटकर संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियों की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। अंदाजा होते ही विक्रम तेजी से दौड़कर उस पेड़ तक पहुंचा जहां से गोलियों की आवाज आई थी। उसका अनुमान सही था। उसे देखते ही लड़की ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? इसको मैं संभाल रही हूँ, तुम्हें दूसरे को संभालना चाहिए था। मैंने उसे खत्म कर दिया। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। लड़की ने बेरुखी से उसे देखा। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी बहादुर फौजी नहीं बन सकता। ये दुख दुश्मन के लिए नहीं, मेरे साथियों के लिए है, विक्रम ने हिकारत से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। लड़की ने हैरान होकर अपने बैग से फोन जैसा उपकरण निकाला। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब यहाँ और आदमी होने चाहिए। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी खबर के हिसाब से यहाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सनसनाती हुई एक गोली उसके बिल्कुल करीब पेड़ से टकरा गई। एक बार फिर विक्रम उसे पकड़कर जमीन पर कूद गया। गिरते ही लड़की ने उसे धकेला और दूसरी दिशा में 3-4 बार फायर कर दिया। दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करते रहे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन को गोली लगी या नहीं। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो विक्रम ने कहा, लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा। पता नहीं। लड़की ने सावधानी से उधर की ओर झांका। हो सकता है वो भी छुपकर हमारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने कुछ सोचा और फिर पूछा, क्या आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। देखते हैं तुम्हारा निशाना सही लगता है या नहीं। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका और लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सिर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठ गए और पीछे की तरफ देखने लगे। वहां सिर्फ टूटे हुए पेड़ की टहनियां थीं। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। जेब से उपकरण निकालकर जब करिश्मा ने देखा तो कोई लाल बिंदु उसे नजर नहीं आया। लंबी सांस छोड़ते हुए उसने विक्रम से कहा, लगता है हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। अब वापस जाने का वक्त आ गया है। विक्रम उठ खड़ा हुआ, लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से स्कार्फ जैसा एक कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। थोड़ी कोशिश करके वो खड़ी हो गई और विक्रम को चलने का इशारा किया। विक्रम ने उसके पैर की तरफ देखा। चोट बहुत गहरी है, आप चल पाएंगी? लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगी और जवाब दिया, हमारा काम हो गया है। अब इस जंगल से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी, लेकिन घाव से लगातार बहता खून और उसके लंगड़ाते कदमों को देखकर विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया और आगे बढ़कर उसे जबरदस्ती अपनी पीठ पर उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने चिल्लाकर गुस्से में पूछा। अब बाद में मुझे इस गलती के लिए सजा दे देना, लेकिन अगर हमें जल्दी यहाँ से निकलना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया और दौड़ने लगा। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कर रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां रात को उन्होंने आराम किया था। वहां रुककर विक्रम ने धीरे से लड़की को तालाब के किनारे बिठाया और कहा,
मैं फिर से आपके लिए पत्तों की दवाई बनाता हूँ। इतना खून निकलता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जिन आंखों में पहले रूखापन था, वहीं आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थी। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि ताकतवर भी था। बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। पत्तों का रस घाव पर लगने के बाद लड़की ने नर्म आवाज में पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी लाकर दे सकते हो? दोनों हाथों में पानी भरकर विक्रम उसके पास लेकर आया। लड़की ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी तरफ कर दिया। एक पल के लिए विक्रम हैरान रह गया। फिर उसने धीरे धीरे लड़की के चेहरे पर पानी डाल दिया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद उसके चेहरे का काला पेंट पूरी तरह से उतर गया। अभी तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी, जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाह कर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। चांद जैसे उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक गुलाबी होंठ किसी शायर को प्रेरणा देने के लिए काफी थे। अपनी जैकेट के बाजू से मुंह पोंछने के बाद जब लड़की ने विक्रम की तरफ देखा तो वो आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। मुस्कुराकर उसने पूछा, खूबसूरत हूं? बहुत। उसमें खोए हुए विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया। लड़की जोर से हंस पड़ी। विक्रम जैसे नींद से जागा। उसने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन इस बार लड़की ने उसे डांटा नहीं बल्कि धीरे से पूछा, फिर से मिलना चाहोगे मुझसे? झटके से विक्रम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। लड़की ने संजीदगी से कहा, तुम मेहनत करो तो बहुत अच्छे सिपाही ही नहीं बल्कि कमांडो बन सकते हो। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ। तुम्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो हम फिर से मिलेंगे। मैं जरूर करूंगा, आपसे 2 साल बाद जरूर मिलूंगा, विक्रम ने फौरन जवाब दिया। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। लड़की ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। करिश्मा, मेरा नाम करिश्मा है। विक्रम ने मनी मन सोचा, कितना सही नाम रखा है आपके माता पिता ने। आप सचमुच एक करिश्मा है। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था। फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उन्हें एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। कुछ दूरी पर उसने करिश्मा को अपनी पीठ से उतार दिया। धीरे धीरे चलकर वो गेट तक पहुंचे। उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। विक्रम को एहसास था कि करिश्मा अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा, मैं सिपाही विक्रम चौहान हूँ, पहाड़ी की बॉर्डर चौकी से। एक हादसे की वजह से हम कहीं फंस गए थे। मैडम को अपनी यूनिट में वापस जाना है। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थी। उनके आने का पता लगते ही चौकी के कमांडर ने बाहर आकर पूछा, इस इलाके में किसी ऑपरेशन के होने की जानकारी तो मिली नहीं हमें, फिर तुम दोनों कहां से आ रहे हो? इस हालत का क्या कारण है? बिना एक भी सवाल का जवाब दिए करिश्मा ने रूपदार आवाज में कहा, मुझे जल्दी से जल्दी फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। उसने फोन वहीं पर मंगाया और करिश्मा के हाथ में थमा दिया। वो सुनना चाहता था कि क्या बात होती है। करिश्मा ने फोन पर नंबर मिलाया और सिर्फ एक बात कही, काम हो गया। उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। जब करिश्मा के पैर पर लगी चोट पर कमांडर की नजर गई तो उसने कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर छोटा सा फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहां जाकर। करिश्मा ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सिपाही को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। 3 जवान राइफल पकड़े तेजी से बाहर कूदे और सुरक्षा का घेरा बना लिया। कमांडर को देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। बॉर्डर की 400 चौकियां उन्हीं के कंट्रोल में थी। जनरल बख्शी ने सैल्यूट का जवाब दिया और करिश्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते ही हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। वो नहीं जानता था कि अब वो करिश्मा से दोबारा कब मिल पाएगा। भारी मन से उसने 2 उंगलियां उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ उठाई।
बाकी सैनिक इसे जीत का ऐलान समझे, लेकिन ये विक्रम का खामोश वादा था कि 2 साल में वो करिश्मा को वैसा ही बनकर दिखाएगा जैसा वो चाहती थी। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद करिश्मा ने अपने मिशन के बारे में जनरल बख्शी को पूरी जानकारी दी। साथ ही विक्रम के बारे में बताया। पुरानी चौकी पर हुए भयानक और निर्मम हमले के बारे में सुनते ही जनरल बख्शी चौकन्ने हो गए। ये अच्छी खबर नहीं है करिश्मा। अगर दुश्मन एक बार इस रास्ते से आ सकता है तो आगे भी ऐसा जरूर होगा। ये हादसा परसों हुआ और अभी तक किसी को इसकी खबर नहीं है। मुझे फौरन हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना होगा। जनरल बख्शी की रिपोर्ट मिलते ही हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। एक पूरी की पूरी चौकी राख कर देना और वहां तैनात सभी सैनिकों को मार डालना दुश्मन की एक घिनौनी हरकत थी। फौरन सबूत इकट्ठे करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को बॉर्डर की चौकी के लिए रवाना किया गया। हेडक्वार्टर से जब यह खबर स्पेशल ब्यूरो को दी गई तो वहां के चीफ रमन कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उनके अलावा 3 लोग थे। बंद कमरे में प्रोजेक्टर पर जंगल का नक्शा लगाकर रमन कुमार ने कहा, हमारे एजेंट ने अपना पहला मिशन इस इलाके में पूरा किया है, लेकिन इस मिशन के कामयाब होने की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख है कि इसी जंगल के बाहर बॉर्डर की एक चौकी को जला दिया गया। सभी फौजी शहीद हो गए। इसका मतलब ये रास्ता छुपकर हथियार लाने वाले आतंकवादी ही नहीं, दुश्मन देश की सेना भी जान गई है। अपना चश्मा ठीक करते हुए रोशन नाम के आदमी ने पूछा, क्या वो लोग हमारे एजेंट की नजर में आए? रमन ने प्रोजेक्टर पर विक्रम की तस्वीर लगाई। ये है सिपाही विक्रम चौहान, बॉर्डर पोस्ट का एक फौजी। उसने विक्रम के बारे में तीनों को बताया, फिर कहा, मरने वालों में से कम एक आदमी चौकी के हमले में शामिल था। विक्रम ने उसकी पहचान की। दूसरा आदमी जो उपकरण बनाने में एक्सपर्ट था हैरानी से बोला, करिश्मा को जो थर्मल एक्सेस यूनिट दिया था उसके हिसाब से वहां और आदमी नहीं थे। तीसरे आदमी ने उसे देखा। हो सकता है उनके पास इस गैजेट का भी तोड़ हो। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए तरुण। रमन कुमार की टीम के ये 3 लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। रोशन कहीं से किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकता था। तरुण अपने तेज दिमाग से आधुनिक और खुफिया तरीके से काम करने वाले उपकरण बनाता था। रमन और उसका हमउम्र गोविंद एजेंट्स के संपर्क में रहते थे और मिशन पर काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो की ये टीम देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए वो सारे मुश्किल काम करती थी जिनके बारे में कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। उनके एजेंट में कुछ फौजी थे, कुछ पुलिस वाले और कुछ ऐसे लोग जो साधारण आदमी की तरह रहते थे पर जरूरत पड़ने पर मिशन का हिस्सा बनते थे। इस ब्यूरो की जानकारी सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को थी। टीम के लोग और एजेंट अपने बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। इस टीम के एक मिशन के लिए करिश्मा को कुछ दिन पहले बॉर्डर के जंगल में भेजा गया था। अंदर की खबर थी कि जंगल के रास्ते बॉर्डर पार से हथियार खरीदने कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। बॉर्डर की एक चौकी से जब करिश्मा का फोन आया तो रमन कुमार ने मेजर बख्शी को उसके सही सलामत लौटने की खबर दे दी। अपनी काबिल अफसर को लेने खुद मेजर बख्शी बॉर्डर पर पहुंच गए। करिश्मा ने जब उन्हें विक्रम की बहादुरी के बारे में बताया तो उन्होंने विक्रम के बारे में जानकारी हासिल की और एक अहम फैसला लिया। मेजर बख्शी ने विक्रम को लेकर क्या फैसला किया? क्या विक्रम अपने सपने को पूरा कर पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। चौकी के कमांडर ने अपने जवानों को विक्रम को कुछ खिलाने के लिए कहा और अपने ऑफिस में चला गया। वो जानता था कि विक्रम पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगा। मिशन पर जाने वाले फौजी अपनी जुबान किसी के आगे नहीं खोलते। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। विक्रम ने चाय का ग्लास रखा ही था कि कमांडर उसके पास आया। तुम्हें रेजिमेंट के ऑफिस बुलाया है, हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आता ही होगा। विक्रम ने तनकर कमांडर को सैल्यूट किया और तभी तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। विक्रम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने का यह पहला अनुभव था। वह हैरान आंखों से सब तरफ देख रहा था। खिड़की से बाहर झांकने पर उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। सारी दुनिया से ऊपर हवा में उड़ते हुए उसे लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अगले ही पल उसे करिश्मा से किया वादा याद आया और उसने अपने मन को पक्का किया कि उसे सही मायने में शक्तिशाली बनना ही है। रेजिमेंट का ऑफिस चौकी के मुकाबले बहुत बड़ा था। गेट के अंदर दोनों तरफ घास की क्यारियां बनी थी और बीच बीच में रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। इनके बीच सफेद पेंट की हुई ईंटों के घेरे के बीच देश का झंडा लहरा रहा था।
आगे बढ़ने से पहले विक्रम ने झंडे को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट किया। आगे की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। सभी इमारतों की दीवारें और छत हरे और भूरे रंग से पेंट की गई थी। साफ सुथरी वर्दी में सैनिक और अफसर तेजी से इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे। विक्रम को देखते ही रेजिमेंट के कमांडर ने एक गार्ड को बुलाया और विक्रम को उसके साथ जाने के लिए कहा। गार्ड ने विक्रम को नई यूनिफॉर्म और तौलिया देकर बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर गया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। 10 मिनट बाद जब उसने फाइल बंद करके सिर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले 3 दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ के गेस्ट हाउस में आराम करोगे। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करो, जो भी हुआ, तुमने जो भी देखा और सुना, जंगल में हुई मुठभेड़ का भी पूरा ब्यौरा। ये सब मुझे चाहिए, लेकिन ये रिपोर्ट किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। कमांडर को सैल्यूट करके विक्रम जब बाहर आया तो गार्ड उसे एक साफ सुथरे गेस्ट हाउस में ले गया। टेबल पर रखे खाने को देखकर विक्रम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर दिया। अचानक विक्रम की आंखें भारी होने लगी और बिना कुछ सोचे वो जाकर बिस्तर पर गिर गया। जब विक्रम की आंख खुली तो बाहर अच्छा खासा उजाला था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि वो 10 घंटे से सो रहा था। विक्रम को ज्यादातर सिर्फ 3 या 4 घंटे सोने की आदत थी, लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बाद इतनी गहरी और लंबी नींद लेकर अब उसे एकदम तरोताजा लग रहा था। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद विक्रम रिपोर्ट लिखने बैठा। अपनी जलती हुई चौकी के भयानक मंजर से लेकर जंगल में फायरिंग, करिश्मा से अचानक मुलाकात, उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, छुरी से अपने साथियों के कातिल की जान लेना, हर घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। विक्रम नहीं जानता था कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसलिए उसने अपने एक एक मिनट का हिसाब कागज पर उतार दिया। लेकिन ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो गया। रिपोर्ट को संभाल कर दराज में रखकर वो बाहर आ गया। मैदान में अभी भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। विक्रम को याद आया जब वो भी इस तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। भारी मन से विक्रम ऑफिस के दूसरी तरफ गया। वहां कुछ सिपाही अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। सिपाही इस बात से हैरान थे कि विक्रम को इतना सत्कार क्यों मिल रहा था। वर्दी तो उसने भी एक सिपाही की पहनी थी, लेकिन रहने के लिए उसे जो गेस्ट हाउस दिया गया था वो केवल बड़े अफसर को ही दिया जाता था। इस उलझन से अनजान विक्रम को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो मुड़ा, कुछ दबी दबी सी आवाजें उसके कानों में पड़ी। यही है वो सिपाही, रैंक तो छोटा है, फिर इसे बड़े अफसर के गेस्ट हाउस में क्यों रखा गया है? सिपाही है तो बाकी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? इसे कमरे में खाना क्यों दिया जा रहा है? ऐसा तो सिर्फ खास मेहमानों के लिए किया जाता है। विक्रम को उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक आम सिपाही से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन क्यों? वो इस सब का जवाब सोचता इससे पहले ही वहां एक जीप आकर रुकी और उसमें से एक लंबा चौड़ा सीनियर ऑफिसर उतरा। सबके साथ साथ विक्रम ने भी उन्हें कड़क सैल्यूट किया। ऑफिसर ने चारों तरफ देखकर गर्दन हिलाई और कमांडर के ऑफिस की तरफ चला गया। कुछ ही देर में एक गार्ड विक्रम के पास आया। आपको ऑफिस में बुलाया है। ऑफिस में पहुंचते ही विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट करने के बाद बताया, मेरी रिपोर्ट तैयार है सर। कमांडर ने हाथ हिलाते हुए कहा, रिपोर्ट को छोड़ो, अभी इनसे मिलो। ये कर्नल विजय पठानिया है, तो ये है सिपाही विक्रम चौहान। कर्नल पठानिया ने सिर से पैर तक विक्रम को अच्छी तरह देखा। उनकी आंखें सख्त और खामोश थी। विक्रम को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने पहले कभी इतने कड़क ऑफिसर को नहीं देखा था। उनका डील डॉल चेहरा और आंखें उनके व्यक्तित्व को शाही अंदाज दे रही थी। उनकी आवाज भी बेहद रौबदार थी। विक्रम की घबराहट बढ़ने लगी। ऐसे अफसर को उसके जैसे मामूली सिपाही में क्या दिलचस्पी हो सकती है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, लेकिन विक्रम तनकर खड़ा रहा और बिना पलकें झपकाए सामने देखता रहा। कुछ देर के बाद कर्नल पठानिया की आवाज फिर से सुनाई थी, मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखने आया हूं, लेकर आओ। फिर उन्होंने कमांडर से कहा, हमें एक अलग कमरा चाहिए,
कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी ही देर में एक बंद कमरे में कर्नल पठानिया विक्रम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कागज एक तरफ रखे और विक्रम को देखा। तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, जवाब में सिर्फ सच बोलना। ये मत सोचना कि एक फौजी होने के तौर पर तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, सिर्फ वो बोलना जो पहली बात तुम्हारे मन में आए। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। अब तक उसने यही सीखा था कि हर परिस्थिति में उसे एक फौजी की तरह सोचना है और फौजी की तरह व्यवहार करना है, पर आज कर्नल पठानिया उसे ऐसा करने को मना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसे फौज से निकाला जा रहा है? शायद चौकी के हादसे की रिपोर्ट टाइम पर न देने के कारण उसे सजा मिलने वाली थी। अकेले जंगल में जाकर दुश्मन से लड़ने का उसका फैसला शायद सीनियर ऑफिसर की नजर में गलत था और इस गलत फैसले का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वो करिश्मा को क्या जवाब देगा? 2 साल तो बहुत दूर थे, यहाँ उसे 2 दिन में ही फौज से निकाला जा रहा था। कहाँ वो कमांडो बनने का सपना देख रहा था और कहाँ अब उससे सैनिक की वर्दी भी छिनने वाली थी। सिपाही विक्रम चौहान, तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहते हो या नहीं? कर्नल पठानिया ने कड़क आवाज में पूछा। घबराकर विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आया। जी 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 सर। तो सबसे पहले ये बताओ कि जली हुई चौकी और अपने साथी सैनिकों की लाश का नजारा देखकर तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आया? पठानिया ने पूछा। विक्रम ने फौरन जवाब दिया।